जब कारमाइन ग्लांटे की उम्र 40 से 50 साल के बीच में थी, उसको लोग एक दूसरे नाम से जानने लगे थे और वो नाम उसके आखिरी समय तक जुड़ा रहा। वो नाम था लीलो, जिसका मतलब होता है सिगार। लीलो सिसिलियन भाषा का शब्द है। बहुत ही कम लोग उसके उस नाम से वाकिफ थे। 1950 के दशक की शुरुआत में ग्लांटे बोनानो फैमिली के खासम खास आदमी फ्रैंक गाराफ्लो के टच में आ जाता है। ग्लांटे जब कनाडा गया था तो वहां उसकी मुलाकात यूक्रेनी कैनेडियन गैंगस्टर फ्रैंक पेट्रुलो से हुई। जो बोनानो को पेट्रुलो ने कहा था कि वो कुछ आदमियों को कनाडा उसके पास भेजे, जिसके बाद बोनानो ने ग्लांटे को कनाडा के मॉन्ट्रियल में भेजा। वहां ग्लांटे ने बोनानो के ड्रग्स और जुए के धंधों को देखना शुरू कर दिया था। ग्लांटे ने इंग्लिश के अलावा फ्रेंच, स्पेनिश और इटालियन भाषा भी सीखी। ग्लांटे ड्रग्स मुहैया करवाने के धंधे में दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग डीलर बन गया था। ग्लांटे ने फ्रेंच गैंगस्टर्स के साथ भी अच्छे कनेक्शन बना लिए थे। उनकी मदद से वो हेरोइन को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करवाता था। 1930 के दशक में फ्रेंच गैंगस्टर पॉल कार्बोन और उसके पार्टनर फ्रांकोइस प्रीटो ने हेरोइन को मार्से फ्रांस में पहुंचाने का रूट बनाया था। टर्की से ड्रग्स की शुरुआत हुई थी। वहां अफीम की खेती होती थी। अफीम के प्लांट के नीचे वाले हिस्से को मार्से फ्रांस लाया जाता था। वहां अंडरग्राउंड लैब में हेरोइन को प्रॉपर तरीके से निकाला जाता था। इसके बाद फ्रेंच गैंगस्टर उसे कनाडा के रास्ते यूएस में भेजा करते थे। एक साल के भीतर भीतर ग्लांटे ने मॉन्ट्रियल में अपना दबदबा बना लिया था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उसको लीडर के तौर पर देखा जाने लगा था। फ्रैंक पेट्रुलो भी ग्लांटे की तरह वॉयलेंट किस्म का व्यक्ति हुआ करता था। पेट्रुलो और ग्लांटे ने मॉन्ट्रियल में प्रोस्टिट्यूशन और नाइट क्लब पर अपना कब्जा कर लिया था। फ्रेंच कनेक्शन की मदद से 80% हेरोइन न्यूयॉर्क और यूएस के दूसरे हिस्से में भेजी जाती थी। इससे ग्लांटे एक बड़ा हेरोइन किंग बन गया था। मॉन्ट्रियल का बॉस विक कैट्रोनी ग्लांटे का करीबी मित्र बन जाता है। विक कैट्रोनी के बच्चों में से एक बच्चा ग्लांटे को गॉडफादर मानने लगा था। ग्लांटे ने अपने पार्टनर लुइजी ग्रेको के साथ मिलकर अपना मॉन्ट्रियल में बोनफायर नाम का एक रेस्टोरेंट खोला। आपको बता दें, लुइजी ग्रेको कैट्रोनी फैमिली से था। वहीं हैरी शिप नाम का गैंगस्टर ग्लांटे के लिए मॉन्ट्रियल में सट्टे के धंधे को देखा करता था। मॉन्ट्रियल में सारे जुए के अड्डों से ग्लांटे 7% हिस्सा लिया करता था। ग्लांटे कैनेडियन कल्चर में अच्छे से ढल गया था। उसकी वहाँ हुकूमत चलने लगी थी। वहाँ की उसको नागरिकता भी जल्द मिल जाती है। एड्रियन हम्फ्रीज ने अपनी एनफोर्सर नाम की बुक में लिखा था कि ग्लांटे एक मोटिवेटेड व्यक्ति था। उसकी कुछ बातें लोगों को मोटिवेट किया करती थी। 1954 में पेट्रुला के घर अधिकारियों द्वारा रेड डाल दी जाती है। अधिकारियों को वहां एक नोटबुक मिली जिसमें पत्रकारों और कई दूसरे लोगों से रिश्वत लेने का रिकॉर्ड था। कुछ समय के बाद पेट्रुलो गायब हो जाता है। किसी ने उसको फिर कभी नहीं देखा। कहते हैं अपनी लापरवाही की वजह से वो मारा गया था। वो बिना डरे लाइफ जी रहा था। उसको ये था कि वो अधिकारियों को कोऑपरेट कर बच जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। कनाडा के अधिकारियों ने ग्लांटे को भी सबूतों के चलते पकड़ा। अप्रैल 1956 को, इससे पहले अथॉरिटीज ग्लांटे को कनाडा से डिपोर्ट करती, उसने अपनी इच्छा से कनाडा को छोड़ दिया। कनाडा को छोड़ना ग्लांटे के लिए बहुत मुश्किल था। ग्लांटे वहाँ के कल्चर में ढल गया था। उसको फ्रेंच कल्चर बेहद पसंद था। उसको मॉन्ट्रियल कनाडा से बहुत लगाव था। उसको फ्रेंच कैफ़े और रेस्टोरेंट भी जाने का शौक था। वो कार्टियर घड़ियां पहना करता था। ग्लांटे ने पूरी तरह कनाडा को नहीं छोड़ा था। वो अक्सर वहां ट्रिप के तौर पर अपने रेस्टोरेंट के बिजनेस को देखने के बहाने वहां जाता रहता था। वो रेस्टोरेंट की आड़ में ड्रग्स के धंधे को देखा करता था। 1957 में ग्लांटे पलेर्मो सिसिली में मीटिंग अटेंड करता है। वहाँ दोनों अमेरिकन और सिसिलियन माफिया थे। होटल में ये मीटिंग चल रही थी। अमेरिकन की तरफ से ग्लांटे और जो बोनानो थे।
सिसिलियन की तरफ से लकी लुसियानो और टोमासो बुशेटा समेत कई लोग थे। यह मीटिंग ज़्यादा से ज़्यादा सिसिलियन लोगों को ड्रग्स के धंधे में उतारने के लिए की गई थी। फ्रेंच कनेक्शन की मदद से बड़ी तादाद पर हेरोइन को डिस्ट्रीब्यूट करना था। फिर सिसिली के लोगों को ड्रग्स को यूएस में बांटने का काम करना था। यूएस अथॉरिटीज में सिसिलियन लोगों का दूर दूर तक ड्रग्स के धंधे में रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए रिस्क इतना नहीं था। गलांटे ने अपनी गैंग में अपने पिता के होम टाउन कोस्टेलो मारी डेल गोल्फो सिसिली से नए नए लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मीटिंग करने की वजह यह भी बताई जाती है कि खतरनाक गैंगस्टर एल्बर्ट एनास्टेसिया को कैसे मारा जाए। उस मीटिंग के बाद एल्बर्ट एनास्टेसिया को मार दिया गया। बताया जाता है एपलाचीन में 53 एकड़ की जमीन जो के जोसेफ बारबरा की थी, वहां कई देशों के माफिया अपने सलाहकार और बॉडीगार्ड्स के साथ मीटिंग में पहुंचे थे। लगभग 100 लोग वहां आए थे। उनमें से कुछ का नाम था कार्लो गैम्बिनो, पॉल कैस्टेलानो, वीटो जेनोविस और रूसल बुफालिनो। ये मीटिंग वीटो जेनोविस की तरफ से रखी गई थी। एल्बर्ट एनास्टेसिया के मारे जाने के बाद उसके सारे इलीगल धंधों को कैसे उनके द्वारा चलाया जाए उसको लेकर बात की जा रही थी। लोकल पुलिस को जब इस मीटिंग का पता चला तो उन्होंने वहां रेड डाली। पुलिस को देखते ही वहां मौजूद कुछ लोग झाड़ियों में जा बढ़ते हैं। कारमाइन गलांटे भी झाड़ियों में से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। 20 लोग जो उस मीटिंग में थे उनको दोषी ठहराया गया। उन पर $10,000 का जुर्माना लगाया गया। 3 से 5 साल की उनको सजा सुनाई गई। इसमें वीटो जेनोविस के साथ साथ गलांटे भी था। सरेंडर करने की बजाय गलांटे पेलिकन आइलैंड साउथ जर्सी के एक घर में रहने लगता है। वहां वो सैमुअल कोस्टा के नाम से रह रहा था। अधिकारियों को जब गलांटे के बारे में पता चला तो उसको जून 1959 में वहां से अरेस्ट कर लिया जाता है, मगर $1,00,000 देकर उसकी बेल हो जाती है। 1960 में गलांटे पर ट्रायल भी चला। कोर्ट रूम में उसने और उसके साथियों ने कई बार ऐसे हालात पैदा किए जिससे उन पर ट्रायल ना चले। एक शख्स ने तो प्रोसिक्यूटर पर चेयर तक फेंक कर मार दी थी। 1962 में गलांटे, जॉन रोमेंटो, वीटो जेनोविस और 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग ड्रग्स के मामले में दोषी पाए गए। गलांटे को एल्कैट्राज में 20 साल के लिए जेल भेज दिया गया। गलांटे को बाद में एल्कैट्राज से लुइसबर्ग जेल में भेज दिया गया। उसको जी ब्लॉक में रखा गया था, जहां बड़े बड़े माफिया थे। उनके साथ गलांटे की मुलाकात होती रहती थी। गलांटे को वहां पूरे दिन में एक सिगार दिया जाता था। गलांटे को वहां एक पूरा सेल दे रखा था। वहां उसने कई बिल्लियां पाल रखी थी। उसको सेल में एक रेफ्रिजरेटर भी दे रखा था। उसका खाना बाहर से आया करता था। उसने वहां गार्ड को महीने की सैलरी में बांध रखा था। गलांटे पूरी तरह फिजिकली फिट था। उसको हैंडबॉल गेम खेलने का शौक हुआ करता था। वो हर हफ्ते घंटों काम किया करता था। वो अपने ब्रुकलिन वाले घर के बेसमेंट में पंचिंग बैग पर बॉक्सिंग किया करता था। गलांटे को बुक्स पढ़ने में भी दिलचस्पी थी। वो अपने फैमिली मेंबर्स को जेल से बाहर हॉलीडेज पर ग्रीटिंग कार्ड्स भी भेजा करता था। बताया जाता है कि गलांटे ने जेल को फिटनेस का घर बना दिया था। अधिकारियों का कहना था कि ऐसा लगता था कि जैसे गलांटे जेल का असिस्टेंट वार्डन हो। गलांटे ने जेल में सब्जियां और पौधे भी लगाए, मानो जैसे उसे वहां अपनी सारी जिंदगी बितानी थी। लंबे समय के बाद गलांटे को एटलांटा जॉर्जिया के फेडरल लॉकअप में बंद कर दिया। वहां उसने अपनी बाकी की सजा पूरी की। वहां अधिकारियों ने गलांटे की एक चीज नोट की और वो चीज थी कि जब वो किसी एक व्यक्ति के साथ घूमा करता था तो उसमें वो तीसरे आदमी को घुसने नहीं देता था। अगर कोई घुसने की कोशिश करता था तो वो तीसरे आदमी से लड़ाई झगड़ा कर लेता था। 4 जुलाई 1965 को इन्फॉर्मर, जिसका के नाम नेल्सन कैंटालोप्स था, उसको वीटो जेनोविस और दूसरे माफियाओं से अलग रखा गया था। तो कहते हैं उसको ब्रोंक्स जेल में चाकू से गोद गोद कर मार दिया गया था। आज तक उसकी हत्या का केस सोल्व नहीं हो पाया। जब जो बोनानो जेल में था तो ड्रग्स का धंधा जो बाहर धड़ल्ले से चल रहा था
उसको लेकर बोनानो फैमिली में आपस में ही टकराव होने लग गया था। हर कोई जो बोनानो के नाम का इस्तेमाल करके बॉस बनना चाहता था। बोनानो का बेटा बिल बोनानो बॉस बनकर बैठ जाता है, मगर बोनानो के ग्रुप के लोगों ने कैस्पर डी ग्रेगोरियो को बॉस चुना। इससे बोनानो ग्रुप में फूट पड़ जाती है, ग्रुप के लोग बट जाते हैं, वो एक दूसरे को टारगेट करने लगे थे। कई बोनानो गैंग्स के मेंबर मारे गए, जिनमें से एक ग्लांटे का पुराना साथी और बॉडीगार्ड माइकल कॉन्सोल भी उस लड़ाई में मारा जाता है। जो बोनानो पर रिटायरमेंट का दबाव बढ़ता जाने लगा था, बोनानो को अरिजोना जेल में शिफ्ट कर दिया गया। वहीं बोनानो फैमिली दोबारा अपना दबदबा बनाने में स्ट्रगल कर रही थी। ग्लांटे बाहर आने की तैयारी में था। वो बाहर आकर बोनानो ग्रुप का हेड बनना चाहता था। वो ड्रग्स के बिजनेस पर अपना दावा करना चाहता था। 1972 में फ्रेंच कनेक्शन की वजह से जो जोरों शोरों से ड्रग्स का धंधा चला करता था, वो कनेक्शन पूरी तरह तबाह हो गया। अमेरिकन अधिकारियों ने पेरिस एयरपोर्ट से लगभग 50 किलो हेरोइन को सीज कर लिया। वहीं जॉन बैप्टिस्टे क्रूज, जिसको फ्रेंच कनेक्शन का गॉडफादर कहा जाता था, उनको अरेस्ट कर लिया गया और 18 साल की उन्हें सजा हुई। 1974 में ग्लांटे जेल से बाहर आ जाता है। एटलांटा फेडरल प्रिजन में उसके अच्छे बिहेवियर को देखते हुए 20 साल से पहले ही 12 साल में वो बाहर आ जाता है। ग्लांटे ने बाहर आते ही ड्रग्स के बिजनेस पर अपना दावा कर दिया। वो सिसिली और कनाडा में अपने पुराने ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कांटेक्ट में आ जाता है। जिससे ग्लांटे का कंपटीशन हुआ करता था, उन सब की वो जेनोविस और गैम्बिनो फैमिली में एंट्री करवाता है। ग्लांटे को जिन ड्रग डीलर से खतरा था, उनको वो हार्लेम से हटाना चाहता था। ब्लैक ड्रग डीलर्स के साउथ ईस्ट एशिया में हेरोइन सप्लायर के साथ अच्छे कनेक्शन हुआ करते थे। हार्लेम से 12 तस्करों को ग्लांटे अपने रास्ते से हटाना चाहता था। ग्लांटे ने पूरी तैयारी कर ली थी, मगर हार्लेम के किंग मिकी बर्नेस के साथ एग्रीमेंट के चलते ग्लांटे का वो प्लान सफल नहीं हो पाया। बोनानो फैमिली का बॉस 5 गैंग्स के हेड ने मिलकर रस्टी रेस्टेली को बनाया, लेकिन फिर भी ग्लांटे को वो लीडरशिप अपने हाथों में चाहिए थी। रेस्टेली जानता था कि ग्लांटे के मन में क्या चल रहा है। उसने ग्लांटे के खिलाफ विरोध भी किया। उस विरोध का खामियाजा रेस्टेली को भुगतना पड़ा। रेस्टेली के सौतेले बेटे जेम्स फर्नांडिस का विलियम्सबर्ग ब्रुकलिन में एक कपड़े की दुकान के सामने दिन दहाड़े गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। उन दिनों बोनानो स्ट्रीट बॉस, जिसका के नाम पीटर लिकाटा था, उसने उस इंसिडेंट के बाद कहा था कि उससे उनके ड्रग्स के धंधे पर खतरा बढ़ सकता है। कहीं ना कहीं ग्लांटे को अपने ऊपर खतरा मंडराते दिखा। ग्लांटे ने अपने शूटर को लिकाटा को मारने के लिए भेजा। शूटर उसको उसी के घर में मार डालता है। ग्लांटे का सभी माफियाओं तक मैसेज पहुंच गया था, अगर उसके और उसके बिजनेस के विरोध में कोई आगे आएगा तो उसका वही हशर होगा। 12 साल उसने इसी के लिए जेल में बिता दिए थे। अब वो ड्रग्स के बिजनेस को पूरी तरह हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। लिकाटा के बाद सिसिली के सल्वातोर कैटालानो ने उसकी जगह ली। 1976 में कार्लो गैम्बिनो मर गया था और रस्टी रेस्टेली को वापस जेल भेज दिया जाता है। ग्लांटे जिस मौके का इंतजार कर रहा था, वो मौका आ गया था। ग्लांटे अनाउंस कर देता है कि वो अब बोनानो फैमिली का नया बॉस होगा। उसको सबसे बड़ा बॉस बनने की ख्वाहिश थी। इसके लिए अगर कोई उसके रास्ते में आने की कोशिश करेगा तो वो उसको रास्ते से हटाने में समय नहीं लगाएगा।